आज हम सबसे पहले आपको बेईमानी के सामाजिक मॉडल के बारे में बताएंगे, जिसका इस्तेमाल करके जेल में बंद एक अपराधी ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ दोस्ती कर ली। और इस शातिर अपराधी का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। 33 साल का सुकेश चंद्रशेखर बेंगलुरु का रहने वाला है और पढ़ा लिखा नहीं है, हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, यानी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इसे एक बहुत शातिर अपराधी और बहुत बड़ा ठग बताया है। इस पर आरोप है कि इस व्यक्ति ने पिछले 15 वर्षों में 1000 से ज्यादा लोगों से 500 करोड़ रुपए की ठगी की है। और इस दौरान कभी ये आईएएस ऑफिसर बनकर लोगों को ठगता था, तो कभी ये खुद को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता एम करुणानिधि का पोता बताता था। वर्ष 2007 से 2017 के बीच इसने कई मशहूर लोगों को ठगा है, लेकिन सबसे बड़ी बेईमानी, सबसे बड़ी ठगी इसने वर्ष 2020 में की, जब यह दिल्ली की एक जेल में बंद था। उस समय भारत की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक, आपने इसका नाम सुना होगा, रैनबैक्सी कंपनी। रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिवेंद्र मोहन सिंह उस समय आर्थिक गड़बड़ी के एक मामले में जेल में बंद थे। और इस मशहूर अपराधी को यह लगा कि वो शिवेंद्र की पत्नी को आसानी से ठग सकता है, क्योंकि इस समय इस परिवार को मदद की जरूरत थी। इस अपराधी ने तब दिल्ली की इसी जेल से इस कारोबारी की पत्नी को फोन किया, यानी रैनबैक्सी के पूर्व मालिक की पत्नी को फोन किया, और इसने कहा कि मैं भारत सरकार का कानून सचिव बात कर रहा हूं, लॉ सेक्रेटरी केंद्र, और यह कहा कि केंद्र सरकार कोविड पर रोकथाम के लिए एक पैनल का गठन करना चाहती है और उसमें वो उनके पति को शामिल करना चाहती है। रैनबैक्सी क्योंकि एक फार्मा कंपनी है और शिवेंद्र सिंह को अस्पताल चलाने का, दवाइयों का बहुत बड़ा अनुभव है, इसलिए पत्नी को लगा कि हो सकता है कि मेरे पति कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद कर पाएंगे, और उन्हें इस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। ये वो समय था जब भारत कोविड से संघर्ष कर रहा था, और इसीलिए सुकेश ने उनकी पत्नी को बताया कि सरकार ने अब यह तय किया है कि वो उनके पति को जमानत पर बाहर लाने में मदद करेगी। यह कहानी कुछ इस तरह है कि जब सुकेश चंद्रशेखर नाम का यह मशहूर अपराधी इस बड़े कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपए ठग रहा था, तब इसमें से बहुत सारा पैसा उसने जैकलीन फर्नांडिस को महंगे महंगे गिफ्ट्स और गाड़ियां देने पर खर्च कर दिया। ईडी के मुताबिक फरवरी 2021 से अगस्त 2021 के बीच, यानी सिर्फ 7 महीने में इस अपराधी ने जैकलीन फर्नांडिस पर पानी की तरह पैसा बहाया और 7 करोड़ रुपए इस अभिनेत्री पर इस अपराधी ने बहा दिया। इस 7 करोड़ में से लगभग 6 करोड़ रुपए की तो सिर्फ ज्वेलरी है, महंगी घड़ियां हैं, जूते हैं, पेंटिंग्स हैं, बैग्स हैं, सब लग्जरी ब्रांड्स के बैग्स हैं। इसके अलावा 57 लाख रुपए का एक घोड़ा, अमेरिका में रह रही जैकलीन की बहन को 1.25 करोड़ रुपए की एक गाड़ी, और बहरीन में रह रहे जैकलीन के माता पिता को लगभग 2 करोड़ रुपए के तोहफे इस अपराधी ने अलग से दिए। अब हिंदी दिवस के मौके पर आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के डीएनए में हिंदी बसी हुई है। हिंदी आपके घर में मौजूद उस मां की तरह है जो दिन रात निस्वार्थ भाव से आपका ख्याल रखती है, यानी हिंदी आपको हृदय से लगा लेती है, और आपके घर के किसी कोने में आपको आज भी हिंदी आपका इंतजार करते हुए मिल जाएगी। इसलिए आज हम हिंदी की बात करेंगे और हिंदी भाषा कितनी सहनशील है इसका भी विश्लेषण करेंगे। इसी दिन वर्ष 1949 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कई बार लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे एक ही मान लेते हैं। सच्चाई यह है कि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और राजभाषा से मतलब है कामकाज की भाषा। वैसे हिंदी दिवस को लेकर मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। ये एक ऐसा व्यंग्य था जिसमें हिंदी दिवस की वास्तविकता आज भी आपको दिख जाएगी। वैसे तो हिंदी भाषा का सफर 3500 साल पुराना है, लेकिन आज जिस हिंदी भाषा को हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 120 वर्ष पुरानी है।
हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हजारों वर्षों के बाद विकसित हुई और इसने हर दौर के मुताबिक खुद को बदला है। इसलिए जो लोग समय के साथ खुद को अपडेट नहीं कर पाते, वो हिंदी भाषा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिंदी को संस्कृत भाषा का आसान रूप माना जाता है, या ये कह लीजिए हिंदी संस्कृत की बेटी है और सनातन धर्म में ऋग्वेद से लिखित भाषा की शुरुआत मानी हुई जाती है। ऋग्वेद से लिखित भाषा की शुरुआत हुई और यह भाषा थी संस्कृत, और यह बात 1500 ईसा पूर्व पुरानी है। अनुपम महाकाव्य रामायण और महाभारत भी 1000 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत भाषा का विस्तार और प्रभाव समय के साथ साथ बढ़ा जरूर है, लेकिन 500 ईसा पूर्व अपभ्रंश की शुरुआत हुई, जिसका अर्थ था संस्कृत भाषा का एक और सरल रूप। यह संस्कृत भाषा की सरलता ही थी कि पहली शताब्दी तक इसके अनेक रूप चलन में आते चले गए और जिसे जो आसान लगा वो वैसे उस भाषा को बोलने लगा। 10वीं शताब्दी में हिंदी की पहली रचना खुमान रासों ने आकार लिया, जिसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी। इसके बाद 13वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि आमिर खुसरो ने फारसी और हिंदी में कई पहेलियां और गीत लिखे। लेकिन 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस हिंदी भाषा की नींव रखी जो आज आप और हम लिखते हैं और बोलते हैं, और इसके लिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। वर्ष 1900 से आज की हिंदी भाषा के इस्तेमाल का चलन बढ़ा और जितने भी बड़े स्वतंत्रता आंदोलन हुए उन्हें इसी भाषा ने अपनी आवाज दी, अभिव्यक्ति दी, और हिंदी भाषा की इसी सरलता और सौम्यता ने उसे इतना सहनशील बनाया है। 40 देशों में हुए एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 75% कंपनियों को काबिल कर्मचारी, योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे, और भारत की बात करें तो भारत में 83% जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि उन्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो उनके यहां काम करने योग्य हों, काम करने के लायक हों। यह समस्या अकेले भारत की नहीं है। अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों का भी यही हाल है। उनके आंकड़े भी भारत जैसे ही है, यानी पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों को हुनरमंद लोग मिलने बंद हो गए हैं। हुनर बंद हो गया है। गांवों में अक्सर बुजुर्गों के मुंह से कहावत सुनने को मिलती है कि पढ़े लिखे हो लेकिन गुणे नहीं, यानी आपके अंदर गुण नहीं है। पढ़ लिख तो लिए लेकिन गुण नहीं आए। यहां गुण का मतलब होता था स्किल, यानी कुशलता, और आजकल इसकी भारी कमी है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों को काबिलियत का सूखा परेशान कर रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 85% कंपनियों को काबिल लोग नहीं मिल रहे। यही हाल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और रिटेल का है, जहां 84% कंपनियों को हुनरमंद लोगों की तलाश है। बैंकिंग, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, इन सब में बड़ी संख्या में काबिल और योग्य लोगों की कमी है, यानी पद खाली पड़े हैं, लोग नहीं मिल रहे। इस वक्त जो हालात हैं उन्हें सरल भाषा में समझाने के लिए हम आपको हिंदी फिल्म 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद दिलाना चाहते हैं, जिसमें एक किरदार कहता है कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। लेकिन आज की असलियत यह है कि कंपनियों को काबिल कर्मचारी नहीं मिल रहे और वो उनकी तलाश में झक मार रही है। काबिल कर्मचारियों की कमी का सीधा संबंध बेरोजगारी से है। हमारे देश में बेरोजगारी के 2 पहलू हैं। आपने देखा होगा अपने देश में बेरोजगारी के बारे में लगातार लोग कहते रहते हैं बड़ी बेरोजगारी है। उसके 2 पहलू हैं। पहला, नौकरियां उपलब्ध नहीं है, और दूसरा ये कि नौकरियां तो हैं लेकिन योग्यता नहीं है। मतलब बेरोजगारी की वजह सिर्फ ये नहीं है कि देश में रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि रोजगार के लिए योग्यता नहीं है। बेरोजगारी आज की समस्या नहीं है, दशकों से भारत बेरोजगारी की समस्या से लड़ता आ रहा है। आजादी के वक्त हमारे देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसे लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं। बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972 और 73 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक तब बेरोजगारी दर 8.35% थी। 93-94 में करीब 6%, 2004 और 5 में 8.28% और 2020 और 21 में बेरोजगारी दर 4.2% थी।